और स्कूल की छुट्टी की बेल बज जाती है। ली और जिन जैसे ही छुट्टी की बेल सुनते हैं अपनी सीट से नाचते हुए उठ जाते हैं और सीधा जाकर इजन और पार्क से बोलते हैं, यंग चैन और इजन चलो गेम खेलने चलते हैं। पार्क ली से बोलता है, क्या तुम ठीक हो गए अपने इस हाथ के साथ? ली अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मेरी उंगलियां ठीक है, इसीलिए मुझे माउस को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्क ली की बात सुनकर हैरान हो जाता है और जिन उसे चमकती हुई आंखों से देख रहा होता है। जिन ली से बोलता है, इतना ज्यादा ट्रोल मत करो क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। ली जिन से बोलता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। फिर जिन ली को एक जबरदस्त आइडिया देता है और उससे बोलता है, फिर क्या तुम इसका कोई ट्रोल करने जा रहे हो और अपने हाथ का बहाना बनाओगे? ली जिन को थम्स अप करते हुए बोलता है, तू तो महान निकला रे, तू तो जीनियस है। फिर ली सुकजू से बोलता है, सुकजू क्या तुम भी आओगे? सुकजू उससे बोलता है, क्या? ली उससे बोलता है, मैं फूड के लिए पे करूंगा, मैं तुम्हारे कर्जे के नीचे हूँ इसीलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। सुकजू आगे से बोलता है, क्यों नहीं? यूना सुकजू की बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर यूना भी उन सभी से बोलती है, मैं भी आना चाहती हूँ, और सभी को यूना को आंखें फाड़ कर देखने लगता है। जिन यूना से बोलता है, यूना क्या तुम हमारे साथ पीसी कैफे में आना चाहती हो? यूना उससे बोलती है, क्या मैं नहीं कर सकती? जिन उससे बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम कर सकती हो। तभी सुकजू बीच में बोलता है, यू इजिन। इजिन सुकजू की तरफ देखता तो सुकजू बड़ी स्टाइल से उससे बोलता है, मैंने सुना कि तुम ब्रोंज पर हो, क्या ये बात ये सच है? इजिन उससे बोलता है, हाँ, मैं हाल ही में ब्रोंज लेवल पर रीच किया हूँ। फिर सुकजू वहाँ से चमकते हुए जाने लगता है। ली और पार्क उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं और इजिन को कुछ घंटा समझ नहीं आया होता है। इजिन सुकजू को वहाँ से जाते हुए देखकर सोचता है, जो चमक रहा होता है। अभी उसकी स्माइल थोड़ी सी नाराज थी। अगला सीन पीसी कैफे का होता है। ली और जिन पागलों की तरह गेम खेल रहे होते हैं। ली उन दोनों से हंसते हुए बोलता है, आल्ट का इस्तेमाल करो। यूना भी पीछे बैठे उनकी तरफ देख रही होती है। फिर वो पांचों एक साथ सीरियस होकर गेम खेलने लगते हैं। जिन ली से बोलता है, तुमने ट्रोलिंग की वजह से ग्रैंड प्राइज जीत लिया, तुम तो इजिन से भी बुरे हो। ली अपना सर पकड़कर चिल्ला रहा होता है। अगले सीन में वो चारों पीसी कैफे से अपने लिए स्नैक्स खरीद रहे होते हैं। फिर वो सभी एक साथ स्नैक्स खाकर मजे कर रहे होते हैं। यूना भी पीछे बैठी आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खा रही होती है। यूना आइसक्रीम खाते हुए इजिन की तरफ देखती है जो कोक पी रहा होता है। अगले सीन में वो सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं। इजिन जब घर की तरफ जा रहा होता है तो उसके फोन में दायून की कॉल आती है। इजिन फोन रिसीव करता है तो दायून इजिन से बोलती है, ओप्पा क्या आपने पहले ही खाना खा लिया? इजिन उससे बोलता है, नहीं, मैं घर के रास्ते में हूँ, मैं वहाँ पर बस पहुँच ही गया। दायून इजिन से बोलती है, सच में आप बिल्कुल सही हो। इजिन जब अपने सामने देखता है तो दायून और ग्रैंडपा उसके सामने खड़े होते हैं। इजिन उन लोगों से पूछता है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? दादाजी उससे बोलते हैं, हम लोग घर के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं। इजिन दादाजी और दायून से बोलता है, फिर मैं भी चलूंगा। दादाजी उससे बोलते हैं, क्या तुम थके नहीं हो? इजिन उनसे बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस बाहर थोड़े मजे कर रहा था। अगले सीन में वो सभी एक साथ फ्रूट्स खरीद रहे होते हैं और दायून फ्रूट्स खरीदते हुए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है। फिर वो तीनों एक साथ अच्छी फैमिली की तरह अच्छा समय बिता रहे होते हैं। अगले सीन में वो तीनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। दादाजी इजिन से बोलते हैं, वो शायद भारी होंगे, चलो इन्हें शेयर करते हैं। इजिन दादाजी से बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। इजिन सामने की तरफ चलता जा रहा होता है कि तभी इजिन को अजीब सा ऑरा महसूस होता है और वो पलट कर देखता है तो खंबे के नीचे एक आदमी खड़ा होता है और वो बंदा इजिन को अपनी जहरीली आंखों से घूर रहा होता है। इजिन उस बंदे की तरफ देखता है तो वो बंदा उसे हल्के से बोलता है, काफी टाइम हो गया है 001। फिर हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं वो बंदा इजिन के साथ उस बैटल फील्ड में ट्रेनिंग कर रहा होता है या फिर सर्वाइव। तभी दायून इजिन को आवाज लगाकर बोलते है, ओप्पा, जिससे इजिन फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। दादाजी इजिन से बोलते हैं, इजिन वो कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? दायून उस बंदे की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या वो एक फॉरेनर है? इजिन उन दोनों से बोलता है, वो मेरा दोस्त था। दादाजी उससे बोलते हैं, पहले जहाँ तुम रहते थे वहाँ से? इजिन बोलता है, हाँ। फिर वो बंदा धीरे धीरे चलते हुए उन लोगों के पास आता है। दादाजी उससे बोलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इजिन का ग्रैंडपा हूँ। वो बंदा दादाजी से बोलता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। दायून उस बंदे से बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, लेकिन इजिन दायून को कवर कर रहा होता है। फिर इजिन और वो बंदा एक दूसरे को अपनी तीखी नजरों से देखते हैं। दादाजी उससे बोलते हैं, तुम बड़ी दूर से यहाँ आए हो ना, तुम डिनर के लिए क्यों नहीं यहाँ रुकते? वो बंदा दादाजी से बोलता है, नहीं ये ठीक है, मैं बस यहाँ से जा रहा था। फिर दादाजी इजिन और उस बंदे से बोलते हैं, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं तो इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो। दादाजी और दायून के वहाँ से जाने के बाद वो बंदा इजिन से बोलता है, तुम एक मरे हुए पर्सन के लिए हेल्दी दिख रहे हो। इजिन उस बंदे से बोलता है, 006, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो बंदा इजिन से बोलता है, कैम को पता चला कि तुम जिंदा हो और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो बंदा अपने मुंह से सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालते हुए बोलता है, इतना कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अभी तक तुम्हें ढूंढा नहीं है। मैं एक मिशन के लिए पास ही में था, जब मैंने सुना कि कैंप तुम्हें ढूंढ रहा है तो इसीलिए मैं पहले यहाँ पर आया और तुम्हें ढूंढ लिया। भले ही तुम्हें ढूंढना बहुत दर्दनाक था, लेकिन कैंप तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेगा और वो तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए ऑर्डर देने जा रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब यहाँ पर खत्म करना है। एजिन
उस बंदे को घूर कर देखता है। वो बंदा सिगरेट पीते हुए एजेंट से बोलता है, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपने पुराने साथी से मिलने आया हूँ। एजेंट उस बंदे की तरफ और भी ज्यादा तीखी नजरों से घूरने लगता है। वो बंदा एजेंट से बोलता है, नंबर 1, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं तुम्हें ढूंढने में बहुत बिजी था। अगले सीन में वो बंदा कप नूडल्स से नूडल्स खा रहा होता है और एजेंट अपना राइस केक खा रहा होता है। वो बंदा खाना खाने के बाद एजेंट से बोलता है, ये डिलीशियस था। एजेंट उस बंदे से बोलता है, ये डिलीशियस है और ये एक सिंपल मील है कैलोरी के लिए। वो बंदा एजेंट से बोलता है, ये तो लाजवाब है। फिर एजेंट सीरियस होकर उस बंदे से बोलता है, नंबर 6, अगर कैंप वालों ने अभी तक मुझे नहीं ढूंढा है फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो बंदा एजेंट से बोलता है, क्योंकि मैं जानता था तुम जिंदा थे और इसके अलावा कोई और भी है जो तुम्हारे बारे में मुझसे अच्छे से जानता है। फिर वो बंदा एजेंट से पूछता है, क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आई? एजेंट उससे बोलता है, हाँ। वो बंदा बोलता है, सुन के राहत मिली। 032 को भी ये जानना चाहिए कि तुम जिंदा थे। मुझे नहीं पता उसका रिएक्शन कैसा होगा। वो डिप्रेस हो गया था जब उसे पता चला कि तुम मर गए हो। एजेंट उस बंदे से बोलता है, क्या तुमने 032 को भी कुछ नहीं बताया? वो बंदा एजेंट से बोलता है, ये अच्छा होगा अगर कम से कम लोगों को पता हो कि तुम जिंदा हो, भले ही ये 032 हो लेकिन ये सेम है। एजेंट उस बंदे से बोलता है, मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं जिंदा था, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि तुम कभी ऊपर वालों को इस बारे में नहीं बताओगे। वो बंदा आगे से हंसते हुए एजेंट से बोलता है, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था कि मैं ऐसा करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में एक वेयर हाउस में बहुत तगड़ी आग लगी होती है। सारे मशीनरी उस वेयर हाउस के सामने खड़े होते हैं। फिर हम लोग एजेंट को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में वहां से छुपकर निकल रहा होता है। फिर उसी जगह पर वही बंदा आता है जो एजेंट के साथ बैठा होता है। वो बंदा उस जगह को देखकर पता लगा लेता है कि एजेंट वहां से बचकर निकला है। फिर वो बंदा एजेंट से बोलता है, मैं ये जानता था मर्सेनरी की एक्टिविटीज ने कैंप की एक्टिविटीज के साथ ओवरलैप नहीं किया, ये बुरा था ना? फिर वो बंदा अपने हाथ में रखे कैन को दबाकर एजेंट से बोलता है, फिर तो तुम्हें आखिर तक कैंप की साइड नहीं पकड़नी चाहिए। एजेंट उस बंदे से बोलता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी मेमोरी वापस आने के बाद मेरा मन पूरी तरीके से बदल गया और शायद ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ। वो बंदा एजेंट से बोलता है, मुझे ये नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा। तभी उस बंदे के फोन से आवाज आने लगती है। वो बंदा हंसते हुए अपने फोन को रिसीव करता है और थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद वो बंदा सीधा कप नूडल से चॉपस्टिक को उठाता है और उसे बीच से तोड़कर सीधा एजेंट के ऊपर अटैक करता है। एजेंट बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथों की मदद से उसके अटैक को रोकता है। चॉपस्टिक को उसकी आंख में लगने में सिर्फ 1-2 इंच का फासला होता है। तभी वो बंदा अपने दूसरे हाथ से एजेंट के गर्दन की तरफ अटैक करता है। एजेंट अपने दूसरे हाथ की मदद से उसे भी रोक लेता है। वो बंदा एजेंट से बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था, लेकिन कैंप को इस बारे में उतनी जल्दी पता चल गया जितना हमें सोचा नहीं था और उन्होंने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। एजेंट उस बंदे से बोलता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा एजेंट की तरफ देखता है। तभी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वो लड़की एजेंट और उस बंदे की तरफ देखकर बोलती है, वाओ कितने अच्छे लड़के खड़े हैं, क्या मैं इनमें से किसी को डेट कर सकती हूँ? वो बंदा एजेंट से बोलता है, क्या हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे रिसाइकल कहते हैं? एजेंट उस बंदे से बोलता है, इस बात का ध्यान रखना कि तुम उस पेपर के छिलके को उससे निकाल दो जो विल्ली के साथ चिपका है। अगले सीन में एजेंट उस कचड़े को रिसाइकल कर देता है। वो बंदा वहां से जाते हुए बोलता है, बिना किसी तैयारी के ये जगह कुछ करने के लिए अच्छी नहीं है। फिर वो बंदा वहां से जाते हुए बोलता है, ओए नंबर 1, और पीछे मुड़कर एजेंट से बोलता है, तुम बदल गए हो, पर्सनली मुझे लगता है ये पहले से अच्छा है। एजेंट उसकी तरफ देखता है। अगला सीन SW बिल्डिंग का होता है। सुखजो अपने कमरे में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी सुखजो के फोन पर एजेंट की कॉल आती है। सुखजो कॉल को रिसीव कर बोलता है, हेलो। एजेंट कॉल पर बोलता है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। सुखजो बोलता है, रिक्वेस्ट? वो भी इतनी रात को, हुआ क्या है? सारे CCTV कैमरा को चालू कर दो जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ और हमें किसी को ट्रैक करने की जरूरत है। सुखजो एजेंट से बोलता है, डूड अचानक से ये सब क्या हुआ? मुझे ऊपर वालों से अप्रूवल लेना चाहिए और किसी को ट्रैक करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा जब तक कि मैं इस बारे में पता नहीं लगा लेता। एजेंट आगे से सुखजो से बोलता है, अभी के अभी, और अपने मन के अंदर सोचता है, ये सच में बहुत रिस्की होगा अगर नंबर 6 ने दादाजी और दायून की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की या फिर उन पर अटैक करने की कोशिश की। सुखजो एजेंट की बात सुनकर बोलता है, क्या? अगले सीन में हम लोग चीफ को देखते हैं। चीफ बोलते हैं, क्या वो हाई स्कूलर उसे ले गया? चीफ का चेला चीफ से बोलता है, हाँ वो अचानक से यहाँ आया और आपकी बाइक के लिए पूछा तो हमने उसे दे दी। चीफ अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बोलते हैं, ऐसा है क्या? उसे यहाँ आने से पहले हमें बताना चाहिए था। फिर चीफ गुस्सा होकर बोलते हैं, रुको, एक मोटरसाइकिल ही है जो सिर्फ मेरी है। चीफ का चेला चीफ से बोलता है, क्या वो आपकी थी? क्या वो हमें नहीं करना चाहिए था? चीफ उससे बोलते हैं, ऐसा नहीं है, और वैसे भी मैं उसे और ज्यादा नहीं चलाता। फिर चेला अपने दिल पर हाथ रख लेता है और बोलता है, हम लोग हैरान हो गए थे जब वो अचानक से आधी रात में यहाँ आ गया। आजकल मैं बहुत डर जाता हूँ जब भी मैं किसी को यूनिफॉर्म में देखता हूँ। अगले सीन में हम लोग एजेंट को देखते हैं जो बाइक लेकर कहीं जा रहा होता है। सुखजो उसके साथ फोन पर बात कर रहा होता है। सुखजो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है, वो
अभी तक वहाँ से हिला नहीं है, तो शायद उसे वहीं होना चाहिए। मैं उस पर्सन को फॉलो कर रहा था जिसके बारे में तुमने बोला था। उसके मूवमेंट्स बहुत अजीब हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सीसीटीवी कैमरा के बारे में जानता है और उसकी हरकतें बहुत इरेगुलर हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह होगी, वो अपने ट्रैक से छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर सुखजू एजेंट से पूछता है चल क्या रहा है। एजेंट उससे थोड़ी देर बाद बोलता है ये पर्सनल इशू है। सुखजू एजेंट का जवाब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सुखजू फोन काट कर सोचने लगता है कुछ तो पक्का चल रहा है। और सबसे अजीब बात, उसने सबसे पहले टारगेट के रास्ते के बारे में पूछा, तो इसका मतलब यही है वो पहले ही समय बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है और टारगेट एक विदेशी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खुद पता लगा सकता हूँ। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है।